ओवैसी वर्सेस मोदी चुनावी युद्ध की अद्भुत कहानी। भारतीय राजनीति का रंगमंच हमेशा से विचारधाराओं, व्यक्तित्वों और रणनीतियों का संगम रहा है। इस मंच पर दो ऐसे नेता हैं जिनके बीच का टकराव न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है, बल्कि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी झकझोरता है। एक ओर है नरेंद्र मोदी, जिन्हें विकास पुरुष, हिंदू हृदय सम्राट और राष्ट्रवादी योद्धा के रूप में जाना जाता है, और दूसरी ओर हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय की बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं। यह कहानी है इन दो ध्रुवों के बीच के उस चुनावी युद्ध की, जो न केवल वोटों की गिनती का खेल है, बल्कि विचारों, विश्वासों और रणनीतियों का एक ऐसा महासंग्राम है जो भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को उजागर करता है। इस लेख में हम इस युद्ध के हर पहलू को विस्तार से देखेंगे, जिसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों का विशेष संदर्भ होगा, जहां यह टकराव अपने चरम पर पहुंचा। नरेंद्र मोदी का नाम आज भारतीय राजनीति में एक युग का पर्याय बन चुका है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 और 2019 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका शुरुआती दौर वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों और आर्थिक विकास के नारे के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों ने उनके करियर को विवादों में लपेट दिया। इन दंगों को असदुद्दीन ओवैसी ने बार बार मोदी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहकर तंज कसा। 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने अच्छे दिन का नारा दिया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों ने युवाओं और मध्यम वर्ग को लुभाया। बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर इतिहास रचा और एनडीए को 336 सीटें मिली। इस लहर में ओवैसी की एमीन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल हैदराबाद तक सीमित रही। ओवैसी ने संसद में मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर। उन्होंने कहा, मोदी की नीतियां केवल बहुसंख्यकों के लिए हैं, अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने और भी जोरदार वापसी की। पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने राष्ट्रवाद का जज्बा जगाया। बीजेपी ने 303 सीटें जीती और मोदी का कद और बड़ा हो गया। ओवैसी ने संसद में सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध करते हुए कहा, यह मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश है। एक्स पूर्व ट्विटर पर उनके बयान वायरल हुए, जहां उन्होंने मोदी को विभाजनकारी करार दिया। लेकिन मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर अपनी छवि को और मजबूत किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ गठबंधन ने बीजेपी को मजबूती दी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मोदी ने विकास और सुशासन का नारा दिया। उनकी रणनीति थी बिहार को औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के रास्ते पर ले जाना। एक्स पर हाल के पोस्ट्स में मोदी समर्थकों ने उनके विकास मॉडल की तारीफ की, लेकिन ओवैसी ने इसे खोखला करार दिया। एक एक्स पोस्ट में ओवैसी ने लिखा, मोदी जी, बिहार में बेरोजगारी और बाढ़ का जवाब दीजिए, विदेश यात्राएं छोड़िए। मोदी की ताकत उनकी संगठनात्मक क्षमता, आरएसएस का समर्थन और सोशल मीडिया की रणनीति है। बीजेपी की बूथ स्तरीय मशीनरी और डेटा आधारित कैंपेनिंग ने उन्हें हर बार बढ़त दी, लेकिन आलोचक, खासकर ओवैसी, उनकी नीतियों को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। सीएए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक बिल जैसे कदमों को ओवैसी ने अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया, जिसने इस युद्ध को और तीखा किया। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 1969 में हैदराबाद में हुआ। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने एमीन की नींव रखी थी, जो शुरू में हैदराबाद और तेलंगाना तक सीमित थी। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद ओवैसी ने 2004 से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। उनकी ताकत उनकी बेबाकी, तार्किक तर्क और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली स्पीचेज हैं। वे संसद में मोदी को सीधे चुनौती देते हैं,
जिसकी वजह से उनकी छवि एक फायरब्रांड नेता की बन गई। ओवैसी ने एमीन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एमीन ने 2 सीटें जीतीं और 2019 में औरंगाबाद से लोकसभा सीट हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में आई, जब एमीन ने 5 सीटें जीतीं। यह एक संदेश था कि ओवैसी अब केवल हैदराबाद तक सीमित नहीं हैं। एक्स पर उनके समर्थकों ने इसे मुस्लिम सशक्तिकरण बताया, जबकि आलोचकों ने कहा कि वे बीजेपी की बी टीम हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार विपक्षी वोट काटते हैं। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया, ओवैसी की जीत बीजेपी की जीत है, क्योंकि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के वोट बांटे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे सीवान, किशनगंज, भागलपुर और पूर्णिया में। उनकी रणनीति थी मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करना। एक्स पर हाल के पोस्ट्स में ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण और वक्फ बोर्ड की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है, हम इसे रोकेंगे। उनकी रैलियां युवाओं को आकर्षित करती हैं और उनके वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ओवैसी का ध्रुवीकरण बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। ओवैसी की ताकत उनकी बेबाकी और मुस्लिम युवाओं में लोकप्रियता है। वे संसद में डेटा और तथ्यों के साथ तर्क देते हैं, जो उन्हें एक मजबूत वक्ता बनाता है, लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि उनकी पार्टी का दायरा अभी भी सीमित है। आलोचक उन्हें वोट कटवा कहते हैं और एक्स पर कई पोस्ट्स में उन्हें बीजेपी का गुप्त हथियार कहा गया। ओवैसी इन आरोपों को खारिज करते हैं, कहते हुए, हम किसी की कठपुतली नहीं, हम मुस्लिमों और दलितों की आवाज हैं। मोदी और ओवैसी के बीच का युद्ध केवल चुनावी मैदान तक सीमित नहीं है, यह संसद, सड़कों और सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है। कुछ प्रमुख टकराव इस प्रकार हैं, जब सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लागू करने की बात कही, ओवैसी ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया। संसद में उन्होंने कहा, यह कानून मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाएगा। एक्स पर उनके बयान वायरल हुए और दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में आए। मोदी ने जवाब में कहा, CAA किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए है। इस मुद्दे ने दोनों नेताओं के बीच की खाई को और गहरा किया। 2020 के दिल्ली दंगों में ओवैसी ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, मोदी की पुलिस ने मुसलमानों को निशाना बनाया। जवाब में बीजेपी समर्थकों ने ओवैसी पर सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगाया। यह मुद्दा बिहार और यूपी के चुनावों में भी गूंजा। हाल ही में वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चा ने ओवैसी को फिर से मोर्चे पर ला दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार मुस्लिम संपत्तियों को हड़पना चाहती है। एक्स पर उनके समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक हमला बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि यह पारदर्शिता के लिए है। एक अप्रत्याशित कदम में ओवैसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जे. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा, हम संविधान की रक्षा के लिए हैं, न कि सांप्रदायिकता के लिए। यह कदम कुछ विश्लेषकों ने रणनीतिक बताया, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे मोदी के साथ सेटिंग करार दिया। हाल के बिहार चुनावों में वोटर लिस्ट से कथित तौर पर मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का मुद्दा गरमाया। ओवैसी ने इसे चुनावी साजिश बताया और कहा, चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। एक्स पर इस मुद्दे ने जोर पकड़ा और कई यूजर्स ने ओवैसी को समर्थन दिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव इस युद्ध का चरम बिंदु हैं। बिहार, जहां मुस्लिम आबादी 17% है, हमेशा से वोट बैंक पॉलिटिक्स का केंद्र रहा है। इस बार के समीकरण इस प्रकार हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने विकास और सुशासन का नारा दिया। बीजेपी ने बिहार में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें और बिजली पर जोर दिया। एक्स पर मोदी की रैलियों को लाखों व्यूज मिले और समर्थकों ने बिहार फर्स्ट को ट्रेंड कराया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने रोजगार और सामाजिक न्याय पर फोकस किया, लेकिन ओवैसी के स्वतंत्र रूप से लड़ने के फैसले ने उनके वोट बैंक को खतरा पैदा किया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, ओवैसी ने आरजेडी को धोखा दिया, क्योंकि वे मुस्लिम वोट बांटना चाहते हैं।
ओवैसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मुख्यतः सीमांचल क्षेत्र में। उनकी रणनीति थी मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करना। एक्स पर उनके समर्थकों ने मुस्लिम बिहार फर्स्ट को ट्रेंड कराया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि विपक्षी वोट बंटेंगे। सोशल मीडिया इस युद्ध का एक बड़ा रणक्षेत्र बन गया है। एक एक्स पोस्ट में लिखा, ओवैसी की रैलियों में भीड़ है लेकिन वोट बीजेपी को जाएंगे। जवाब में ओवैसी समर्थक ने लिखा, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, न कि किसी की मदद कर रहे हैं। मोदी समर्थकों ने ओवैसी को पाकिस्तान समर्थक तक कहा, जिसका जवाब ओवैसी ने एक रैली में दिया। मोदी जी, पहले चीन सीमा विवाद सुलझाइए, फिर हमें देशभक्ति सिखाइए। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी दखल दिया, जिसने बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। एक्स पर कुछ यूजर्स ने कहा, पीके और ओवैसी दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने इसे खारिज किया, कहते हुए, हमारा लक्ष्य बिहार में मुस्लिमों और दलितों का सशक्तिकरण है। यह युद्ध केवल वोटों का खेल नहीं है, यह भारतीय समाज को भी प्रभावित करता है। मोदी की नीतियां जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत एकता का संदेश देती हैं, लेकिन ओवैसी इसे हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरी ओर ओवैसी की बयानबाजी को कुछ लोग मुस्लिम विलुप्तीकरण कहते हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, मोदी और ओवैसी दोनों ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन तरीके अलग हैं। इस युद्ध का असर युवाओं पर भी पड़ रहा है। ओवैसी की रैलियां मुस्लिम युवाओं को आकर्षित करती हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल भी पीछे नहीं है। उनके मोदी मैजिक और विकास यात्रा जैसे कैंपेन वायरल हैं। 2025 के बिहार चुनावों के नतीजे इस युद्ध की दिशा तय करेंगे। अगर एमीन सीटें जीतती है तो ओवैसी का कद बढ़ेगा और वे राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होंगे, लेकिन अगर वे विफल रहते हैं तो वोट कटवा का टैग और मजबूत होगा। दूसरी ओर मोदी के लिए यह चुनाव एनडीए की एकता और बिहार में उनकी पकड़ का इम्तिहान है। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, 2025 बिहार तय करेगा कि मोदी लहर बाकी है या नहीं। इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है, मोदी और ओवैसी का टकराव भारतीय लोकतंत्र का एक अनोखा अध्याय है। यह कहानी केवल सत्ता की नहीं, बल्कि विचारों, विश्वासों और जनता के दिलों दिमाग पर कब्जे की है। नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी का यह चुनावी युद्ध भारतीय राजनीति की जीवंतता का प्रतीक है। एक ओर जहां मोदी ने विकास, राष्ट्रवाद और संगठन के बल पर सत्ता हासिल की, वहीं ओवैसी ने अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और बेबाकी से अपनी जगह बनाई। यह युद्ध अद्भुत है क्योंकि इसमें रणनीति, जुनून और धोखे का मिश्रण है। लेकिन यह सवाल भी उठाता है, क्या यह टकराव लोकतंत्र को मजबूत करता है या समाज में विभाजन की खाई को और गहरा करता है? अंत में जवाब जनता के हाथ में है, जो अपने वोट से इस युद्ध का फैसला करेगी।